नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 18 मार्च, 19 मार्च, 20, 21, 22, 23, 24 और 27 मार्च को पेपर होना बाकी है। आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में जिनका पेपर अभी बाकी है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उनके लिए टॉप 62 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जीके, करेंट और कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्लास है जो कि क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास कंप्लीट देख लेना है। देखिए, अब तक जो आपका पेपर हुआ है या जो पेपर हो रहा है उसमें जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब आगे रेलवे आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर बाकी है उनसे क्या पूछ सकता है, ये बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं। क्लास कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए। चलिए, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितने सीटें मिली। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितने सीटें मिली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27। देखिए, 27 ईयर्स के बाद जो है ये विजेता बनी। और कितनी सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी ने 48 यानी 48 सीटें जीती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन सा समझौता नागरिकता अधिनियम 1985 से संबंधित है। अभी 2025 के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया सवाल है ये। ध्यान से देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन सा समझौता है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित रखता है। करेक्ट आंसर होगा असम समझौता। असम समझौता करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो सकता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 2025 में सी गेम्स किस देश में आयोजित किए गए। तो 2025 में जो सी गेम्स आयोजित किए गए ये कहाँ पर आयोजित हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। याद रखना, 2025 का जो सी गेम्स है ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, थाईलैंड। नेक्स्ट है देश में। देखिए, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। बताइए, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप बता रहे हो साथियों तो करेक्ट आंसर होगा। गिनी गुणांक नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक भी नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा। ठीक है, याद रखना, गरीबी हेड काउंट अनुपात। बहुत ही अच्छा सवाल है, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो गरीबी हेड काउंट अनुपात में, यानी याद रखना पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किसके संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना साथियों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में, देखो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। यानी अभी वर्तमान में भी यही है। बताइए, आरबीआई के गवर्नर कौन है या आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है जिनकी नियुक्ति दिसंबर 2024 में हुई थी। तो देखो, करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो तुहिन कांता पांडे देख पा रहे हैं ये अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का
एक अभिन्न अंग बन गई। तो स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवर्षीय योजना। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो पंचवर्षीय योजना है ये साथियों नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई थी। तो पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, याद रखना, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे देखिए, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28.4%। ये क्वेश्चन ऐड करने का उद्देश्य ये है कि पिछली बार जो आपका एनटीपीसी का पेपर हुआ था ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, इन दोनों में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ ऐड किया है। हो सके तो रिपीट हो जाए। याद रखना, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना था? तो 28.4%। आगे देखिए, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो करेक्ट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आप भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार जो है किस शहर में स्थापित की गई थी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सतारा में। सतारा करेक्ट आंसर है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? तो सतारा में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? बताइए, इनमें से कौन सा देश है जो भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? करेक्ट आंसर होगा मालदीव। ये क्वेश्चन 2025 में रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, जो कि इस बार आपसे रिपीट होने की पूरी संभावना है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। क्वेश्चन रेलवे का ही है, रेलवे एग्जाम का ही है और 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्लास को कंप्लीट देखना है। कल मैंने पूरे 100 क्वेश्चन का क्लास आपको कराया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल थे उसमें, जिसमें जीके, साइंस, करेंट और कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिक्स थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। मालदीव करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि टूथपेस्ट में मौजूद वह सामान्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने हेतु अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार। अगर अम्लता होगी तो उसको कौन कम करेगा? कौन कम करेगा? क्षारीय प्रकृति, यानी क्षार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए वो क्षारीय प्रकृति का ही होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है, और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए क्षारीय ये टूथपेस्ट का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिट, ठीक है, यानी INC 5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान से देखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का जो 5वां सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया के बुसान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, बुसान, दक्षिण कोरिया। देखिए सामाजिक सुधार, देखिए सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों
और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा है, इसको घुमा के पूछा है। वैसे डायरेक्ट भी पूछ देता तो आप आसानी से बता देते भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और वैसे भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। लास्ट में आपको लिख ही दिया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जिन्होंने 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक मेघालय पठार का उप विभाजन नहीं है। तो भाई मेघालय पठार का जो उप विभाजन है वो गारो पहाड़िया है, जयंतिया पहाड़िया है, खासी पहाड़िया भी है, मिकिर पहाड़िया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों, मिकिर पहाड़िया, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल जैसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में भी अभी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट होगा उड़ीसा। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, रेलवे बार बार पूछ रहा है, वो है 58वां टाइगर रिजर्व। 58वां टाइगर रिजर्व साथियों अगर आपसे पूछे कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। देखिए साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे कोई भी आप देखोगे क्वेश्चन सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता है, बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कंप्यूटर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा हुआ है LAN लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है, ये गलत है। CD एक बोलोराइट स्टोरेज मीडिया है, ये भी गलत है क्योंकि CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ASCII का उपयोग मुख्यतः हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है कि ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है। केवल ऑप्शन नंबर डी सही है और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी। आपको बताना है 2025 के विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल ने क्या उपलब्धि हासिल की थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि उन्होंने 65 kg वर्ग में रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उन्होंने 65 kg वर्ग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान से आंसर करना है कि पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भाई, काफ़ी अच्छा सवाल है। रुद्रदामन प्रथम करेक्ट आंसर होगा कि जब यहाँ सुदर्शन झील लिखी दिया है तो रुद्रदामन प्रथम इसका आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही घुमा के पूछा था कि पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है। तो रुद्रदामन प्रथम, याद रखना। गौंड चित्रकला में छुई नामक, देखिए गौंड चित्रकला में छुई नामक मिट्टी का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। भाई ध्यान से देखिएगा, गौंड चित्रकला में छुई नामक मिट्टी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, पेंटिंग के लिए सफ़ेद आधार तैयार करने के लिए। भाई गौंड चित्रकला में छुई नामक मिट्टी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो पेंटिंग के लिए सफ़ेद आधार तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी नीति को किस वर्ष सुझाया था। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी नीति को किस वर्ष सुझाया था। करेक्ट आंसर होगा साथियों 1958 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 1958 में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन विकल्प किस टैब में पाया जाता है। बताइए, कंप्यूटर का सवाल है, पिछले बार का पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन विकल्प किस टैब में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा फाइल में। फाइल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो, इसमें स्लाइड शामिल होता है,
इसके अलावा प्लेस होल्डर शामिल होता है, डिफ़ॉल्ट लेआउट भी शामिल होता है, थीम का रंग नहीं होता है यार। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बोला है ब्लैक प्रेजेंटेशन, ये तो वाइट होता है ना, इसमें थीम का रंग थोड़ी होता है, तो थीम का रंग इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, महाराष्ट्र की वारली चित्रकला में लिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए, महाराष्ट्र की जो वारली चित्रकला है इसमें लिपाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला में लिपाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता है, गेरू का, चारकोल नहीं, चावल का पेस्ट नहीं, रेत नहीं, गेरू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा गेरू का। आगे देखिए, भारत में राज्य मंत्रियों की स्थिति निम्नलिखित में से क्या होती है? बताइए, भारत में जो राज्य मंत्रियां होती हैं यानी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इनकी स्थितियां निम्नलिखित में से क्या होती है? तो याद रखना इनको द्वितीय दर्जा दिया जाता है, द्वितीयक दर्जा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, द्वितीयक दर्जा। चलिए, रेलवे ने भी पिछली बार इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक दर्जा ही दिया था। थार मरुस्थल के विस्तार और भूमि क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान नहीं देता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि थार मरुस्थल के विस्तार और भूमि क्षरण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि योगदान नहीं देता है? अत्यधिक चराई, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, ये सभी तो योगदान देता है, लेकिन वृक्षारोपण ये योगदान नहीं देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा वृक्षारोपण। अगला, भारत का महान पठार निम्नलिखित में से किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? बताइए, भारत का जो महान पठार है निम्नलिखित में से किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? तो करेक्ट आएगा गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड या गोंडवाना भूमि, जो आप बोलो। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है साथियों। देखिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है, और कोई भी साथी नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। देखिए, दिमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस आधार का उपयोग किया और उन्हें किस रूप में व्यवस्थित किया? तो दिमित्री मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस आधार का उपयोग किया था और उन्हें किस रूप में व्यवस्थित किया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल स्तंभों में। स्तंभ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 2025 में नायाब सिंह सैनी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो भाई नायाब सिंह सैनी जो हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाने पर आधारित है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जो पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाने पर आधारित है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा स्थानीय सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, खाचा सिंचाई भी नहीं, नहर सिंचाई भी नहीं, नलकूप सिंचाई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि पाइपों के माध्यम से पानी पहुंचाने पर आधारित है? तो स्थानीय सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास में जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? बताइए, IIT मद्रास में जलवायु परिवर्तन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो करेक्ट आएगा इसरो के अध्यक्ष ने। साथियों, वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो वी नारायणन जी हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में किस योजना ने सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है? तो भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में किस योजना ने सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, ट्राइकोम्स। देखिए, ट्राइकोम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ट्राइकोम्स जो है ये केवल जड़ों में पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है बताना है, तो ये तो गलत हो गया। ये बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, ये जल अवशोषण में भाग नहीं लेते हैं, ये भी जो है गलत है। ये केवल एक कोशिकीय होती है, ये भी गलत है। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ट्राइकोस्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी कि ये बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं इनमें, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार राज्यों का स्कोर निम्नलिखित में से किस सीमा के बीच होता है? बताइए, SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार राज्यों का जो स्कोर है निम्नलिखित में से किस सीमा के बीच होता है? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, 57 से 79 के बीच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 57 से 79 के बीच। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था?
तो भाई देखिएगा चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों, पुलकेशिन प्रथम। कंप्यूटर विज्ञान में मेटा डेटा, देखिए मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कंप्यूटर विज्ञान में मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है। तो कंप्यूटर विज्ञान में मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य होता है फाइल के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में मेटा डेटा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि फाइल के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फाइल को जल्दी खोलने का सबसे सामान्य तरीका क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फाइल को जल्दी खोलने का सबसे सामान्य तरीका यही होता है कि फाइल पर डबल क्लिक करना भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, फाइल पर डबल क्लिक करना। नेक्स्ट है प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताइए। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी आदिवराह की उपाधि। आदिवराह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आदिवराह की उपाधि, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के अधिकारियों ने इनमें से डैश के अंदर स्थित पहले गांव जायगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पलामू टाइगर रिजर्व के, ठीक है। देखिए झारखंड के अधिकारियों ने पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित पहले गांव जायगीर को जो है सफलतापूर्वक पूरी तरह इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। यहाँ पर अगर साथियों अगर थोड़ा सा लॉजिकली भी आप सोचो ना, तो देखो ये तीनों जो है झारखंड में नहीं है, केवल यही झारखंड में स्थित है, तो इसको आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे। श्रम ब्यूरो, देखिए श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई, तो श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई, तो भाई करेक्ट होगा 76.4%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, तो करेक्ट होगा साथियों अनुच्छेद 32। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनका नाम क्या है, तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोक अदालत की कार्यवाही डैश होती है, बताइए लोक अदालत की जो कार्यवाही होती है वो क्या होती है भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा समन्वयात्मक, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का जो एसआई इकाई होता है वो तो जूल होता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जूल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ट्यूबवेल और नहरें, ट्यूबवेल और नहरें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, तो भाई ट्यूबवेल और नहरें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ डैश को जोड़ता है, देखिए बताइए ध्यान से, काफ़ी अच्छा सवाल था, पिछली बार पूछा गया था। देखिए मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ जो है डैश जोड़ता था, तो किससे जोड़ता था भाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से, याद रखना मौर्योत्तर साम्राज्यों या मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग जो है उत्तरापथ भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ता था, तो ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में, साथियों देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है कि पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। तो ध्यान से देखिएगा, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? बताइए साथियों, भारत की ये जो कोन्याक जनजाति है मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो देखिए कुरुत्ते एलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और भारत के विभाजन पर आधारित है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, आग का दरिया करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1818 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1818। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? बताइए, उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र है जो भाई पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है? तो करेक्ट आएगा भांगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, भांगर। अगला है, अभिधम्म पीटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? देखिए, अभिधम्म पीटक जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आचार, मानसिक परिघटनाएं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? साथियों देखिएगा, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संसद के अधिनियम के द्वारा। याद रखना, संसद के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल में कौन से प्रकार्यात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? बताइए, एमिनो अम्ल में कौन से प्रकार्यात्मक समूह हैं जो सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्बोक्सिल और एमिनो समूह। याद रखना, कार्बोक्सिल और एमिनो समूह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कर्मियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कर्मियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, कुल संख्या 6 होती है भाई, अध्यक्ष और 5 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? बताइए, श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो करेक्ट है 25 से 29 वर्ष की, 25 से 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में पारित आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 द्वारा किस अधिनियम को निरस्त किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मार्च 2025 में पारित आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 द्वारा किस अधिनियम को निरस्त किया गया? तो वह विदेशी अधिनियम 1946 को निरस्त किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विदेशी अधिनियम 1946। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में वर्णित किया जाता है? देखिएगा, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो भाई उद्गामी तट के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1905 में शुरू किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। इसको किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है कि शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ को दिशा देना। याद रखना, शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? तो पश्चिमी विक्षोभ को दिशा देना। एक और सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। एक क्वेश्चन होमवर्क का मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अपृष्ठता का अंत किया गया है?
बताइए, अनटचेबिलिटी जो है, अपृष्ठता, इसका अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका आंसर आप हमें सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17 और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 21। चलिए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और साथियों, आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।